दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम आपके सामने इस वीडियो में कला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, जिससे कला से संबंधित कला टीजीटी पीजीटी से संबंधित आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। चलिए बात करते हैं। पहला जो कहा जाता है, मुख्य रूप से जिसके लिए जाना जाता है, एब्रेलियल आर्ट। सरल किसे कहते हैं? सरल रूपों रेखाओं द्वारा बनाया गया आदिवासी चित्रण, जिसमें धार्मिकता, मिथक आस्था, जादू टोना, अंधविश्वास एवं प्रकृति प्रदत्त रूपों का अंकन किया जाता है, उसे एब्रोजिनटल आर्ट के नाम से जाना जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण शब्दावली है एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, जिसको आप जानते हैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के बारे में। कला का सूक्ष्म रूप, जिसमें भौतिक रूपों का चित्रण न करके उसमें उसके अस्तित्व बिंब का चित्रण किया जाता है। भौतिक रूपों का चित्रण न करके उसके अस्तित्व बिंब का चित्रण किया गया हो, उसको एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें कुछ और बातें लिखी गई हैं। कैमरे के आविष्कार के बाद कलाकारों का यथार्थ चित्रण से मोह भंग हो चुका था। वे नवीन सृजन की ओर उन्मुख हुए और नूतन आकारों, रेखाओं व वर्णों को लेकर संयोजन प्रारंभ किए। यह निर्मित लौकिक कृतियां सौंदर्य युक्त थी। यह नवीन तथा भौतिक प्रधान नहीं बल्कि रूपप्रद थी। रूपप्रद तो आप जानते हैं, रूपप्रद कला जो रूप प्रदान करती है उसको रूपप्रद कला के नाम से जाना जाता है, जिसमें अस्तित्व बिंबों की अनुकृतियों के आधार पर संयोजित किया गया। मूलतः यह अमूर्त कला को वस्तुनिरपेक्ष कला कहकर संबोधित किया गया है। 20वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण परिणाम कारक कला के रूप में यह प्रचलित होती है। यह अमूर्त कला मुख्य रूप से पश्चिम की कला मानी जाती है। सबसे पहले इसका उद्भव पश्चिम के कला में हुआ था। अगला जो है एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशन। यह वह कला आंदोलन जो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पनपा था, जिनमें वस्तु निरपेक्ष आकृतियों की स्फूर्त क्रियाशीलता द्वारा मनोभावों को अभिव्यक्ति की जाती है। इस कला आंदोलन में अत्यथार्थ का स्पष्ट प्रभाव था। यह आंदोलन न्यूयॉर्क में जन्मा था। यह आपकी जो महत्वपूर्ण हेडिंग है, इसका आंदोलन न्यूयॉर्क में हुआ था। एक काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे। जो कला युद्ध की वजह से यूरोप छोड़कर अमेरिका आए, उनकी कला का अमेरिका की कला पे प्रभाव पड़ा था। यह कला में सादृश्यता एवं विषय वस्तु का कोई स्थान नहीं है। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट कोर्स ने जैक्सन पोलॉक, डी कूनिंग एवं उनके साथियों के चित्रों की आलोचना में किया था। इस विद्या के प्रमुख कलाकार जैक्सन पोलॉक, फ्रांस टर्कोव व डी कूनिंग थे। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। वस्तु निरपेक्ष रूप जो अमूर्त, सूक्ष्म अथवा परिष्कृत होते हैं। वे रूप प्रकृति रूप का प्रभाव मात्र होते हैं। चित्रकार इन रूपों का सृजन करते समय अदृश्य कल्पनाओं का सहारा लेता है। समकालीन चित्रकला व मूर्तिकला में इन रूपों को संजोकर कला का नई संभावनाओं को जन्म दे रहे हैं। इसको आप एब्स्ट्रैक्ट आर्ट
फॉर्म के नाम से जानते हैं, जिसको आप एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म का मतलब होता है सूक्ष्म रूप। अब अगला जो पॉइंट है आपका एब्स्ट्रैक्ट इम्प्रेशनिज्म, वस्तु निरपेक्ष प्रभाववाद। वस्तुतः विशुद्ध रंगों के उद्देश्यपूर्ण रंग संगत या धब्बों के प्रभाव से बनाया गया चित्र को आप एब्स्ट्रैक्ट इम्प्रेशनिज्म के नाम से जानते हैं। इस कला का विकास 1945 ईस्वी के पश्चात रोजे विशियर के मार्गदर्शन में हुआ था, जो इस प्रकार की विधि का प्रयोग कर चित्रांकन करता था। इस वाद के चित्रों में दृश्य चित्रों के समस्त प्रभाव धब्बों द्वारा दिखलाए जाते थे। एब्स्ट्रैक्ट इम्प्रेशनिज्म के महत्वपूर्ण कलाकारों में अमेरिकी कलाकार फिलिप गस्टन जेम्स, यूरोपीय कलाकार जोआ बाजेन, मानेशीस सजीव व फ्रेंच चित्रकार लैस्कोक निकोल स्काल थे। एब्स्ट्रैक्ट इम्प्रेशनिज्म का मतलब वस्तुनिरपेक्ष आभासवाद को ही प्रभाववाद के नाम से जाना जाता है। अकादमी विद्वानों की परिषद जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा, कला, साहित्य एवं मानव हित में कार्य करना, उसे अकादमी या विद्व परिषद के नाम से जाना जाता है। एक्सीडेंटल इफेक्ट, कलाकृति में आकस्मिक प्रभाव उत्पन्न होना, उसे एक्सीडेंटल इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। बिना पूर्व योजना के कार्य करते समय अचानक कलाकृति में यथोचित बिंब उत्पन्न हो जाना। इन उद्भव बिंबों से कलाकार नए नए रूपों का सृजन करता है तथा इनमें थोड़ा सुधार कर वह सौंदर्य प्रदान कर पूर्ण रूप प्रदान करता है एवं प्रकृति में संयोजित करता है। उसको आकस्मिक प्रभाव के नाम से भी जानते हैं, एक्सीडेंटल इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। कहने का तात्पर्य यह है, एक्सीडेंटल इफेक्ट वह महत्वपूर्ण कला के क्षेत्र में होता है जिसके बिना पूर्व योजना आपके मन में किसी भी कार्य पेंटिंग बनाते समय कोई योजना तैयार नहीं हुई, अचानक आपके मन में जो बिंब उत्पन्न हो जाता है उसको आप लेकर के जब पेंटिंग का निर्माण करते हैं तो उसी को एक्सीडेंटल इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। अगला जो है अक्रोमेटिक पेंटिंग, रंगहीन चित्र जिस पर सिर्फ काले, सफ़ेद व स्लेटी रंगों का प्रयोग किया जाता है, उसको एक्रोमेटिक पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। इसी को वर्ण्य शून्यता के नाम से जाना जाता है। वर्ण्य शून्यता के नाम से जाना जाता है। इसी को एक्रोमेटिक पेंटिंग के नाम से जाना जाता है, या अवर्ण चित्र या वर्णहीन चित्र के नाम से भी संबोधन किया। एक्रोलिथ, ग्रीक मूर्तियाँ जिसमें मानव धड़, लकड़ी व हाथ, पैर व सिर पत्थर के बने होते थे, इसको एक्रोलिथ के नाम से जाना जाता है। अगला है एक्रिलिक कलर्स, यह संश्लेषित रंगों की एक किस्म है जो पानी एवं एक्रिलिक माध्यम दोनों में घुलनशील है। 20वीं शताब्दी के मध्य यह प्रचलन में आया था। इन रंगों द्वारा जल की तरह पारदर्शी प्रभाव एवं तैर रंग का अपारदर्शी मोटी परत प्रभाव दोनों ही दिखा सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यह जल रंग और तैर रंग दोनों में इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। ये रंग तुरंत सूखते हैं और इनमें चमक भी रहती है। आजकल इनका प्रयोग समकालीन चित्रकार बहुत आय में कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि एक्रिलिक कलर जो होता है वह जल्दी सूखता है। जल और पानी से भी इसका प्रयोग किया जाता है। दोनों माध्यम में इसका प्रयोग आप कर सकते हैं।
एक्रेलिक कलर को संश्लेषित रंग के नाम से भी जाना जाता है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला, एक्शन पेंटिंग। चित्राधार पर रंग चुआकर, गिराकर अथवा छिड़ककर चित्र बनाने की पद्धति को एक्शन पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखें, एक्शन पेंटिंग की हम बात कर रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है एक्शन पेंटिंग, इसको आप जानते हैं। एक्शन पेंटिंग याद रखेंगे, चित्रकार चित्राधार पर रंग चुआकर, यानी चित्राधार का तात्पर्य यह हुआ कि चित्र जिस पे आप चित्र निर्माण कर रहे हैं, जिस पर आप चित्र बना रहे हैं, उसी को आप चित्राधार के नाम से जान रहे हैं। चित्राधार पर रंग चुआकर या गिराकर अथवा छिड़ककर चित्र बनाने की पद्धति को एक्शन पेंटिंग के नाम से जाना जाता है, जिसमें सहज स्फूर्ति की क्रियाशीलता द्वारा अभिव्यक्ति की जाती है। इस विधि की कल्पना लियोनार्डो दा विंची ने की थी। उन्होंने सर्वप्रथम कहा था कि दीवार पर दिख रहे धब्बे या खरोच को नवीन आकृति में बदल देना चाहिए। वही इस विधि के प्रवर्तक चित्रकार अमेरिकी जैक्सन पोलॉक का मानना था कि यह एक सहज वृत्ति है, इसमें पूर्ववर्ती कोई विचार नहीं होता। जैक्सन पोलॉक ने द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात कैनवास पर रंग छिड़ककर, उड़ेलकर व बहाकर अपने चित्र को प्राकृतिक दृश्यों जैसी अनुभूति दी। यह आकस्मिक नहीं, बल्कि इस प्रक्रिया में इनका महत्वपूर्ण नियंत्रण था। वह अपने चित्रों में हाथ की छाप एवं वस्तुओं को रंग में भिगोकर उसकी छाप भी देते थे। इस प्रकार चित्रों की रचना उन्होंने सन 1947 से 1951 के बीच में की थी। इस विधा को हरेन रोशनबर्ग ने नामकरण किया था। एक्शन पेंटिंग को क्रियात्मक चित्रण के नाम से भी जाना जाता है। यह पॉइंट आप याद रखेंगे। एक्शन पेंटिंग के महत्वपूर्ण अमेरिकी कलाकार जैक्सन पोलॉक के नाम से जाने जाते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला देखेंगे, आदिवासी लोक कला परिषद भोपाल मध्य प्रदेश स्थित एक संस्था जो आदिवासी लोक कला के उन्नयन एवं संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। जनजातियों की अंतर्दृष्टियों का रूप स्पष्ट रूप से लोक कलाओं में दृष्टिगोचर होता है। यह संस्था इन कलाओं को सहेजने का तथा विकसित करने का कार्य करती है। इसकी स्थापना सन 1980 में की गई थी। यह अकादमी सर्वेक्षण कार्यक्रम, आयोजित कार्यक्रम, रंगों, ग्रंथों तथा पत्रिकाओं का प्रकाशन आदि करती है। आदिवासियों से संबंधित वस्तुओं, कलाकृतियों को सहेजने के लिए एक संग्रहालय की स्थापना भी इस अकादमी द्वारा की गई थी। आदिवासी लोक कला परिषद, यह ध्यान रखना है, इसको आदिवासी लोक कला परिषद के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना मध्य प्रदेश में भोपाल में की गई। अगला है एडवर्टाइजमेंट, जिसको आप विज्ञापन कला। एडवर्टाइजमेंट मीन्स होता है विज्ञापन कला। विज्ञापन कला के बारे में देखिए, बिना बैनर, चित्र, बैनर, पोस्टर, पेंटिंग, साइन बोर्ड, ढूंढनी, संचार एवं अन्य माध्यमों द्वारा की गई घोषणा या प्रचार। मूलतः विज्ञापन का उद्देश्य सार्वजनिक सूचना, प्रचार प्रसार, घोषणा, संदेश एवं अपील आदि से होता है, परंतु अब इसका अधिकांशतः प्रयोग औद्योगिकीकरण व व्यापार लाभ के लिए होने लगा है। इसके निर्माता, विक्रेता तथा उपभोक्ता सभी लाभान्वित होते हैं। आज विज्ञापनों की प्रासंगिकता महत्वपूर्ण है। एडवर्टाइजमेंट को विज्ञापन भी कहा जाता है। अगला है एस्थेटिक्स, यानी सौंदर्य। ललित कलाओं के सौंदर्य रूपों का अध्ययन
दार्शनिक विवेचक, सौंदर्य शास्त्र के नाम से जाना जाता है। एस्थेटिक्स। अगला है अग्रेसिव आर्ट। यह आपका काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है। अग्रेसिव आर्ट ग्रामीण परिवेश में विकसित कला जो देहाती जनजीवन से जुड़ी रहती है उसको ग्रामीण कला के नाम से जाना जाता है, उसी को अग्रेसिव आर्ट के नाम से जानते हैं। अगला देखिए अहमदनगर स्कूल। अहमदनगर आपने नाम सुना ही होगा। यह दक्षिणी चित्रशैली का केंद्र अहमदनगर, जिसके प्रथम बादशाह हुसैन निजाम शाह थे। इसके पश्चात इसका अल्पवयस्क पुत्र मुर्तज़ा गद्दी पे बैठा। इसी ने अहमदनगर का स्वतंत्र इतिहास प्रारंभ होता है। इसने अपने पिता की प्रशंसा के में काव्य ग्रंथ तारीफ हुसैन शाही चित्रित कराया था, जिसमें युद्ध विषयक एवं विवाह संबंधी चित्र हैं। इसका भाई बुरहान सन 1951 ईस्वी में पर गद्दी पर बैठा। इसके समय रागमाला के प्रसिद्ध चित्रों की रचना हुई। इन चित्रों में स्त्रियां दक्षिण भारतीय वेशभूषा तथा पुरुष जामा पैजामा पटके पहने हुए दिखाए गए। सुनहरे चमकीले रंगों से सुसज्जित चित्रों में गोलाकार क्षितिज यहाँ की विशेषता रही है। अगला देखिएगा, अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका आईफैक्स। यह भारत की एक पुरानी कला संस्था है, जिसको आप ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली में, यह आज़ादी की पूर्व की संस्था है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। यह नई दिल्ली में यह काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। आईफैक्स का महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसकी स्थापना ब्रिटिश सरकार ने 1928 ईस्वी में किया था और इसकी स्थापना का उद्देश्य था भारतीय कलाकारों व कला को संरक्षण प्रदान करना। ब्रिटिश सरकार ने सन 1928 ईस्वी में लंदन स्थित इंडिया हाउस सजाने के लिए भारत के कुछ प्रतिष्ठित कलाकारों को आमंत्रित किया था। इन कलाकारों ने आईफैक्स संस्था बनाई और यह कला प्रदर्शनी का आयोजन किया तथा ब्रिटिश सरकार के अनुरोध किया कि वह प्रदर्शनी में कार्य देखकर इंडिया हाउस को सजाने वाले कलाकारों का चयन करें। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने धीरेन्द्र कृष्ण बर्मन, राणा द वकील, ललित मोहन सेन और सुधांशु चौधरी को लंदन स्थित इंडिया हाउस में कार्य करने के लिए चयनित किया। इस प्रदर्शनी को यूरोप के देशों की अच्छी प्रतिक्रिया मिली। सन 1932 ईस्वी में एक प्रदर्शनी भारत में आयोजित हुई। तब से आईफैक्स नियमित वार्षिक प्रदर्शनी आयोजित कर रहा है। इस संस्था का विधिवत 25 अप्रैल 1938 को हुआ। इस संस्था के संस्थापक कलाकार, अधिकारी गण एवं व्यवसायिक गण सभी रहे। अगला है एयर ब्रश। एक फुहार यंत्र जो कंप्रेसर द्वारा चलाया जाता है। इसके द्वारा भित्ति चित्र व मूर्तियाँ में रंगांकन किया जाता है, जो विशेष प्रकार की तकनीक चित्र बनाए जाते हैं। इसको वाव कुची या फुहार ब्रश के नाम से भी जानते हैं, एयर ब्रश को। अगला देखिए एवकोल भवनों की दीवार पर बना ताक आला जो ऊपर की ओर महरबदार व या अर्धचंद्राकार बनाया जाता है। इसका प्रयोग दीपक वगैरह अथवा सजावटी सामान रखने के लिए किया जाता है। इसको ताखा या आला के नाम से भी जाना जाता है। अगला आला प्राइमा। अगला पॉइंट शब्दावली है आपकी आला प्राइमा। आला प्राइमा एक बैठक में बनाया गया चित्र है। प्रायः डिमॉन्स्ट्रेशन में इस प्रकार के चित्रों की रचना की जाती है। आला प्राइमा का तात्पर्य होता है एक बैठक चित्रण। अगला देखेंगे एल्गेट्री फॉर्म। जिन रूपों की रचना पूर्व निर्धारित मान्यताओं, आकारों एवं लक्षणों के आधार पर की जाती है, वह रूप इस श्रेणी में आते हैं, जैसे राशियों के चिन्ह, देवी देवताओं के चिन्ह, ड्रैगन। यह एल्गोरिथमिक फॉर्म को लाक्षणिक रूप या रूपक के नाम से भी जाना जाता है। स्क्रॉलिंग पेंटिंग।
रूपक कथा चित्रण अथवा नीति कथा चित्रण जो प्राचीन काल से परंपरागत बनते चले आ रहे थे। इन चित्रों में कथा, कहानी, पौराणिक गाथा, दृष्टांत आदि का विवरण उल्लेख होता है। यह चित्र एक भी हो सकता है और क्रमानुसार श्रृंखलाबद्ध भी। इसको एक्रिलिक पेंटिंग को रूपकात्मक चित्रण भी कहा जाता है। अगला पॉइंट देखिए, ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड। भारत की आज़ादी के 5 वर्ष उपरांत 1952 में भारत सरकार ने हस्तकलाओं के संरक्षण के वर्धन के लिए अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड का गठन किया। इसकी प्रथम सभापति श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय को बनाया गया। इस समय भारत के शिल्पकार कोने कोने में फैले थे। कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं था। निर्धन जीवन जी रहे थे। शिल्पकारों का जीवन कठिनाई। अगला देखेंगे आर्ट इंगेज। सामाजिक एवं राजनीतिक विषय पर आधारित चित्र को आर्ट इंगेज के नाम से जाना जाता है। अगला जो पॉइंट है आपका आर्ट गैलरी, कला दीर्घा या कला वीथिका, जहाँ पे कलाकार अपने काम का प्रदर्शन सार्वजनिक तौर पे किया करते हैं, उसको कला दीर्घा या चित्रवीथी के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ यूपी। उत्तर प्रदेश में आज़ादी के पश्चात दृश्य कलाओं के प्रति से चेतना जागृत हुई और परिणाम स्वरूप शहरों में कलाओं की संस्थाओं ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की तथा दृश्य कला के उन्नयन के लिए सराहनीय कार्य किए। इन संस्थाओं में मुख्य भिन्न हैं यूपीए सोशल वेलफेयर सोसाइटी, विजुअल आर्ट सोसाइटी, ग्रुप ऑफ इन, ग्रुप 5, ग्रुप लखनऊ ग्रुप, यूपी वर्किंग आर्टिस्ट एसोसिएशन लखनऊ, प्रयाग कला समिति, रूप शिल्पी इलाहाबाद, शिल्पी तुलिका, आकार कला वीथिका, युवा शिल्पी, संस्कृति दर्पण, इंटरनेशनल सेंटर, आर्ट अटैक, अभय एंड ग्रुप, वर्किंग आर्टिस्ट ऑफ कानपुर, वर्किंग आर्टिस्ट बनारस, सृजन गोरखपुर, संकल्प आर्ट सोसाइटी आगरा, उत्कर्ष सोसाइटी अलीगढ़। ये संस्थाएं थी जिन्होंने अपने प्रयास से उत्तर प्रदेश की कला को गति प्रदान किया। आर्ट जर्नल, कला की शोध पत्रिका जिनमें कला क्षेत्र में हो रहे शोध से संबंधित शोध पत्र प्रकाशित किए जाते हैं, उसे कला पत्रिका या जर्नल आर्ट जर्नल के नाम से जाना जाता है।